नमस्कार प्रिय साथियों, मैं मुकेश शिटिया और आप सभी का स्वागत करता हूं रियल द क्लिक न्यूज चैनल और अपना गांव पंडितपुर पेश पटल पर। साथियों, मैं आज आप सभी को रूबरू करवाने वाला हूं हंडिया विधानसभा के एक ऐसे युवा नेता जो समाज की आवाज को हमेशा बुलंद करते नजर आते हैं। साथियों, मैं आप सभी के साथ एक प्रसिद्ध शायर हैं जिनका नाम फहीम जोगापुरी जी हैं। उन्होंने एक शायरी फरमाया हुआ है कि वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए ऊंचे आसमान से। साथियों, ऐसे ही विचार को मानने वाले श्रीमान दीपक पराशर जी, आपका स्वागत है दीपक पराशर जी हमारे इस चैनल रियल द क्लिक न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमको इस पे पटल पे लाने का काम किया है। हार्दिक आभार है आपका। तो मैं कुछ ज्वलंत प्रश्न आपके साथ रखूंगा, कुछ विचार आपके साथ साझा करूंगा जिसमें आपका मुझे सहमति चाहिए, आपका विचार चाहिए। तो मैं पहले यही चाहूंगा कि आप साथियों को अपना परिचय दें, अपना इंट्रोडक्शन दें, थोड़ा अपने बारे में बताएं। सबसे पहले अपने बारे में बताने के उद्देश्य में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं हंडिया विधानसभा प्रयागराज गंगा पार का रहने वाला हूँ और मेरा गांव है जुड़ईपुर। हमारे पिताजी स्वर्गीय श्याम नारायण निडर जी, जिनको निडर जी के नाम से जाना जाता है, मैं उनका सुपुत्र हूँ और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने का काम कर रहा हूँ। वो एक अच्छे अपने समय में कांग्रेस के नेता रहे हैं और हाँ, विधानसभा नहीं लड़ पाए, लेकिन आशा करता हूँ कि आने वाले समय में उनके नाम को रोशन करने का काम करूँगा और आज नहीं तो कल हंडिया विधानसभा की अगुवाई करने का काम करूँगा। तो बिल्कुल एक बार मैं जानना चाहूंगा आपके पिताजी के बारे में, नीरज जी के बारे में थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक बताइए, तो और लोगों को भी जानकारी हो पाएगी, आपके युवा साथियों को भी जानकारी हो पाएगी परम आदरणीय जी के बारे में। बहुत ही निस्वार्थ व्यक्ति वाले इंसान थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो किसी भी व्यक्ति को, अगर किसी का काम कोई होता था या उनके पास कोई आता था तो वो निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करते। तन, मन, धन हर तरीके से करने वाले व्यक्ति थे। अपने समय में जब हंडिया विधानसभा में कांग्रेस का कोई नेता नहीं होता था, तब वो कांग्रेसी नेता के रूप में जाने जाते थे, निडर जी। निडर जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिसके साथ रहते थे, हमेशा पूरी ताकत, पूरे जोर-शोर से उनके साथ रहते थे। कभी उनके मन में किसी प्रकार का छल-कपट नहीं होता था। वो बहुत ही जुझारू व्यक्ति। हमको हमारे पिताजी जब खत्म हुए थे, तो मैं तो क्रिया में था। कई ऐसे लोग हमसे मिले, जिन्होंने बताया कि आपके पिताजी की देन है जो आज मैं इस पोस्ट पे हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, वहाँ कर रहा हूँ। बताते थे, मुझे बड़ी खुशी मिलती थी कि अभाव की ज़िंदगी में उन्होंने ऐसे-ऐसे लोगों की मदद किया है, जो आज अपने परिवार को रोज़ी-रोटी देने का काम कर रहे हैं। हमारे पिताजी के 5 भाई हमारे पिताजी थे, सबसे छोटे थे। और हमारे बड़े पिताजी लोगों का बड़ा सहयोग रहता था और हमारे पिताजी को बाबा के नाम से लोग कहते थे, बाबा, बाबा। बिल्कुल। और हमारे गाँव के लोगों का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहता था। उस समय कोई नेता नहीं था। तो अपने समय के वो एक ऐसे युवा नेता हुआ करते थे, जिनको देख करके आने वाले जो नेता बनने वाले बच्चे थे, वो ये कहते थे कि हम श्याम नारायण चचा की तरह जो है बनेंगे। समाज के प्रेरक समाज के व्यक्तित्व थे। प्रेरक, हाँ जी, समाज के प्रेरक के रूप में उन्होंने काम किया है। और हंडिया में ऐसे बहुत सारे नेता अ, तैयार हुए, जो निडर जी को देख कर के आगे आए हैं। उसमें कई नाम हैं, अब नाम लेना सही नहीं है। आज वो किसी और पार्टी में हैं, मैं किसी और पार्टी में काम कर रहा हूँ। हाँ, उनका बेटा हूँ, वो कांग्रेस में थे, आज मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरा पूरा
कोशिश है कि अपने पिताजी के पद चिन्हों पे चलूँ। मेरे पिताजी एक हमको सलाह दिए थे कि राजनीति करना ज़रूर, लेकिन कभी दलाली मत करना। क्या बात उनकी बात मुझे हमेशा याद रहती है। मैं थाने, कचहरी या और कोई काम या कोई अगर व्यक्ति कहता है तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसका काम हो या ना वो तो उसके का भाग्य पे निर्भर करता है। लेकिन मेरे पिताजी हमेशा ये बात कहते थे कि दलाली काम मत करना। 1 रुपया किसी का ले करके मत करना कि कल के जाने के बाद वो व्यक्ति आपको उँगली उठा के कहे कि ये फला व्यक्ति गया, मेरा ये ले लिया, मेरा वो ले लिया। ये मैं हमेशा इस बात को तो दिमाग में साथियों, आप सबने सुना नीरज जी के बारे में कि बहुत ही प्रेरक व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। समाज उनका अनुसरण करता था। तो साथियों, आइए अब हम आगे चलते हैं और अपने प्रश्न की ओर। आपसे प्रथम प्रश्न मेरा यही है कि आपके नज़र में एक कुशल श्रेष्ठ नेता, अक्सर बात होती है विधानसभा हंडिया या एक नेता कैटेगरी की बात होती है। तो आपकी नज़र में एक श्रेष्ठ नेता की परिभाषा क्या है? एक बार साथियों को बताइएगा ज़रूर। देखिए, आपने एक ऐसा प्रश्न हमसे किया है, मैं इस बात में बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए सभी सर्वोपरि हैं। सभी हमारे निगाह में बराबर हैं। अगर देखा जाए प्रश्न के आधार पे तो सबसे पहले मैं अपने पिताजी को एक अच्छा नेता मानता हूँ। वो विधायक नहीं थे, मंत्री नहीं थे, लेकिन जनमानस के लिए एक ऐसे नेता थे, जो निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करते थे। मतलब आप कहना चाहते हैं कि एक श्रेष्ठ नेता जो होता है, वो जनमानस के लिए निस्वार्थ भाव से काम करता है। जी, जी। वही नेता हमारे लिए सर्वोपरि है और जो निस्वार्थ भाव से हर एक व्यक्ति की मदद कर सके, जन-जन के बीच में जाकर के मदद बहुत कर बढ़िया। सके, वही मेरे लिए सर्वोपरि होगा। तो वैसे आप बातों-बातों में बहुत कुछ ही बता दिए हैं, फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि आप एक आदर्श नेता के रूप में किसको मानते हैं? किसका अनुसरण करते हैं? फिर आपने वही क प्रश्न जो है हमारे सामने ला दिया। बिल्कुल, लाना मैं भी पड़ता है नहीं, कभी-कभी। नहीं ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे लिए तो मेरे पिताजी ही आप सर्वोपरि हैं। अपने पिताजी को ही अपना आदर्श मानते हैं। बढ़िया है, तो अब थोड़ा-सा हम इसी से एक चीज़ रिलेट करते हैं कि विधानसभा अंडिया 258 की जब बात होती है और आपके नज़र में, क्योंकि उस समय कांग्रेस के समय को भी आपने देखा है और सपा के भी समय को आपने देखा है, भाजपा के भी समय को देखा है। इन सब से परे आपको ऐसा कौन-सा व्यक्तित्व आपको सदैव आकर्षित किया है? अगर हम नाम जान सकें, युवा साथी नाम जान सकें, तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। मेरे लिए योगी आदित्यनाथ जी सर्वप्रथम एक ऐसे नेता हैं, कहने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की तरह नेता होना असंभव है। इसलिए कि जिनको हम महाराज जी के नाम से जानते हैं। महाराज जी के नाम से इसलिए जानते हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो जिनके निगाह में जातिवाद नाम की चीज़ नहीं है। जातिवाद नाम की चीज़ न होने के बाद भी हर व्यक्ति के हर काम को देख कर के अपने माप-तौल से वो ये देखते हैं कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। मैंने उनके उसमें देखा है जनता दरबार में, बहुत से लोग एक जगह कुर्सी पे बैठ कर के जनता की ये बात को सुनते हैं। लेकिन मैंने देखा है, मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हर उस व्यक्ति के पास खड़े होकर के उसकी बातों को सुनते हैं और अ, जो संभव होता है अतिशीघ्र उसको पूरा करने का काम करते हैं। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा माननीय आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी भी हमने 2-3 बार उनसे मुलाकात किया है। जिससे मिलते हैं, वो हँस के मिलते हैं और ह हर संभव कोशिश करते हैं कि उनके पास जो आया व्यक्ति खाली हाथ ना जाए। 2 लोगों को मैंने देखा है। इस समय प्रेज़ेंट टाइम में बहुत सारे लोग बहुत सारे नेता हैं। उन मैं बत नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए 2 ही सर्वोपरि हैं। आप 2 को सर्वोपरि मानते हैं, आप श्रेष्ठ मानते हैं और इसपे आप इंस्पायर भी हुए हैं। जी। तो साथियों, आपने सुना कि दीपक पराशर जी जिससे इंस्पायर्ड हुए हैं।
वैसे श्रीमान अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से बहुत प्रभावित हैं। तो आते हैं अपने प्रश्न की और आप सभी के साथ साझा करते हैं विधानसभा हंडिया को लेकर के, चूंकि दीपक पराशर जी विधानसभा हंडिया 258 में बहुत ही सक्रिय नजर आते हैं, तो उनसे ही पूछ लेते हैं कि सही मायने में विधानसभा हंडिया 258 में आपको क्या बदलाव की स्थिति नजर आती है, क्या बदलाव होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है कि विधानसभा हंडिया में ये बदलाव हो राजनीतिक रूप से। राजनैतिक रूप से पांडे जी मैं बताना चाहता हूँ कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार अभी तक हंडिया विधानसभा ने कई मंत्री दिए हैं, कई विधायक दिए हैं और कई ऐसे नेता दिए हैं जिन्होंने अपने स्तर पे बहुत सारे काम को किया है। इस बार बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता, लेकिन आने वाले टाइम में इन सब बातों पर विस्तृत तरीके से काम होना चाहिए। अगर हम देखें कि किसी भी प्रकार से देखा जाए तो सब सर्वप्रथम शिक्षा। शिक्षा हर घर तक जाना चाहिए, हर परिवार तक, हर बच्चे तक जाना चाहिए, हर युवा तक जाना चाहिए। शिक्षा के आधार पर ही हमें रोजगार की आवश्यकता होती है, शिक्षा के आधार पे ही विकास की आवश्यकता होती है। अगर हम शिक्षित हैं, तभी हम रोजगार कर सकते हैं, अगर हम शिक्षित हैं, तभी किसी के बारे में विकास कर सकते हैं, किसी भी गाँव के बारे में विकास कर किसी विधानसभा या जिले को विकास के रास्ते पे ला सकते हैं। निश्चित रूप से आपका बहुत सही विचार है। तो मैं अभी एक ट्रेंडिंग प्रश्न है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर विकास शिक्षा की बात होती है, तो कहीं न कहीं अभी एक दौर निकला हुआ है, एक बात तो बहुत ज़्यादा छिड़ी हुई है कि प्राइवेटीकरण को लेकर के। हुँ, कहीं न कहीं सरकार अगर ये कहती है कि सरकारी तंत्रों पर ध्यान देती है, हुँ, तो वो कहीं न कहीं प्राइवेटीकरण को भी लागू कर रखा है। हुँ, जहाँ पर आम आदमी अपने बच्चे को पढ़ा पाना उसको पॉसिबल नहीं लगता। उसको लगता है कि यहाँ पर फीस ज़्यादा लिया जा रहा है या पुस्तकों का मतलब ये फीस ज़्यादा लिया जा रहा है, वहाँ भी कमीशन खो रही है। तो ऐसे बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं जो आम जनमानस तक नहीं पहुँच पा रहे। तो आपका इस पे क्या विचार है? कैसे ये संभव हो सकता है? क्या ये सही है? हाँ, ये क्वेस आपका प्रश्न जो है, बहुत ही सही है। ये आपने बहुत ज़मीनी स्तर जाकर के आपने देखा है। सही ब बात है कि एक आम परिवार अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में शिक्षा देने में अ, उसको दिक्कत होती है। ये सही है कि जितनी भी किताबें हैं, जितनी बच्चों का फीस है, वो हर लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हर घर का अ गार्जियन जो होता है वो अपने लोकेलिटी में पढ़ाने के अलावा दूर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चाहता है। तो अच्छा शिक्षा लेने के लिए ज़रूर है कि फीस, बुक्स की जो क्वालिटी है, उस पे पैसा लगता है। लेकिन हाँ, हम ज़रूर चाहेंगे कि हमारे जितने भी बड़े स्तर के हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, इस बात पे ज़रूर दें कि आम गार्जियन भी अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दे सके। एक अच्छी शिक्षा देने के लिए उसकी फीस को जो ये हम अभी देखे हैं कि हमारे घर में भी बच्चे हैं और भी बच्चे हैं। देखता हूँ कि जो किताबें आ रही हैं, प्राइवेट स्कूल की अगर गार्जियन को ₹2000 की फीस भरने में दिक्कत हो रही है, तो 10,000 की बुक्स कैसे ले सकता बहुत है? बढ़िया। तो इसको हम अपने शीर्ष नेतृत्व को दिखा बताना चाहते हैं कि फ़ोकस करें कि आम आदमी भी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाए, लेकिन कम फीस में और कम किताबों के खर्च में, जिससे वो उनका बच्चा भी बाहर जाके पढ़ सके। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। मैं इसी से एक रिलेटेड प्रश्न आपसे करता हूँ, इसी से संबंधित एक प्रश्न है कि मोदी जी का एक सोच है, एक मंत्र है, हुँ। एक भारत श्रेष्ठ भारत। जबकि कई मायने में एक भारत और श्रेष्ठ भारत का जो कल्पना है, क्या आपको लगता है कि ये संभव हो पाएगा? जबकि आम आदमी, अगर आप उसको कभी ध्यान से देखिए, तो अगर वो बैंक से कभी किसी चीज़ का लोन लेता है या
उधार पैसा लेता है, ऋणी होता है, तो उसके घर जब अधिकारी आते हैं या जो लोन लेने वाले आते हैं, वो धमकाने के तौर पे आते हैं। किंतु यही अगर कोई बड़ा व्यक्ति या जिसको कह सकते हैं कि वो धनवान व्यक्ति हैं, वो लोन लेते हैं तो उनके घर अधिकारी जो है दबे पाँव जाते हैं। तो फिर एक भारत और श्रेष्ठ भारत का जो सपना है और जो ये हम तो सीधे कहेंगे ये दोगलापंथी जो व्यवहार है, इससे कैसे निजात निकल पाएगा और आपकी नज़र में ये कहाँ तक सही है? एक बार डिस्क्राइब ज़रूर करिएगा इस विषय पे। चूँकि आप पार्टी के नेता हैं, तो मेरा प्रश्न भी बनता है आपसे। देखिए हमारे आदरणीय मोदी जी का जो आपने बताया ना कि एक मंत्र लेके चल रहे हैं, उस मंत्र को देखते हुए मैंने एक बात और अपनी वाणी से कहना चाहता हूँ। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी 2047 तक में हाँ, भारत को विश्व स्तर पे एक विकसित देश में देखना चाहते हैं हमारे आदरणीय मोदी जी। तो जो आपने बताया कि अगर एक आम आदमी बैंक से लोन लेता है, तो उसके यहाँ उसके एजेंट धमकाने के तौर पे जाते हैं, दबिश देने के तौर पे जाते हैं और एक प्रभावशाली व्यक्ति जो होता है, उसके यहाँ दबे पाँव जाते हैं। तो ये दोगलापंथी तो सही नहीं है। हम इस बात को मानते हैं कि ये कतई सही नहीं है। हमेशा एक निगाह से हर व्यक्ति को बराबर समान तौर पे देखना चाहिए। तो इस पे बहुत ज़्यादा कहना ठीक नहीं है तो गलत ही। गलत है और अब इस पे क्या कहें? तो निश्चित रूप से अच्छा लगा कि आपने यहाँ पे समर्थन नहीं दिया सरकार का। अच्छा लगता है क्योंकि एक भारत और श्रेष्ठ भारत का जब आप कल्पना करते हैं, तो आम आदमी की पहुंच तक वो कल्पना होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे समुदाय की योजना है, भारतीय जनता पार्टी की योजना है, जो आज भी आम आदमी तक नहीं पहुंच पाई है। साथियों, मैं साक्षात्कार के क्रम में दीपक पराशर जी के साथ बैठा हूं, तो अपने विधानसभा हंडिया की बात कर लेता हूं। मान लेते हैं, सपोज दैट भविष्य में यदि कभी आपको विधानसभा हंडिया का अगुवाई करने का मौका मिले, तो आप विकास के किस स्वरूप को देखना चाहते हैं? अपने विधानसभा हंडिया को कैसे देखना चाहते हैं? आपने तो असमंजस में डालने का काम किया है। हाँ, ज़रूर अगर हंडिया विधानसभा के युवा समर्थन हमको मिलेगा, तो हम सर्वप्रथम युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है, कहते हैं मेरा ये एक अपना सोच है, जनशक्ति राष्ट्र शक्ति। और मैं अभी एक चुनाव लड़ा था, तो मेरा एक नारा था, युवा जोश, युवा सोच। उसको लेकर के मैंने चुनाव लड़ा और बहुत बड़ा समर्थन मुझे मिला। जातिवाद से हट करके मैंने चुनाव लड़ने का काम किया, जिसमें हर जाति का युवा मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके मेरे साथ चलने का काम किया। तो जहाँ विकास की बात आती है, तो सर्वप्रथम मैं युवाओं को आगे और युवाओं के विकास के बारे में सोचूँगा। उसके बाद शिक्षा, शिक्षा के साथ-साथ रोजगार और आम जनता के बीच में जाकर के मैं काम करने के बारे में सोचता हूँ। मैं कुर्सी पे बैठ करके, एक कमरे में बैठ करके नेता बनना नहीं चाहता हूँ। मेरी सोच है, मेरे साथ जुड़ा हुआ हर वो व्यक्ति आने वाले समय में ये कहे कि दीपक पराशर एक ऐसा लड़का है, जो हर घर में है, हर दिल में है, हर व्यक्ति की दिमाग में है। ये मेरी सोच है। राजनीति, सेवा नीति होनी चाहिए। बिल्कुल। पैसे के लिए राजनीति नहीं होना चाहिए। पैसे के लिए आप बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं। राजनीति करके आज लोग बड़ी-बड़ी हवेली में रह रहे हैं। मेरी सोच नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी ने इत राजनीति की एक ऐसी पराकाष्ठा, जब अभाव की ज़िंदगी हुआ करती थी हम लोगों की, हमारे परिवार की, या उस समय पैसा ही सब कुछ नहीं हुआ करता था। तब से मैं जानता हूँ कि जो व्यक्ति इंसान के दिल में रहता है,
वो व्यक्ति आगे जाता है। और मैं आज खुले मंच से आपके इस पेज पटल के द्वारा बताना चाहता हूँ कि मैं जातिगत राजनीति नहीं करूँगा, कि मैं एक जाति हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ, तो उसका मुझे पूरा गर्व है। लेकिन एक व्यक्ति एक जाति से राजनीति नहीं कर कर सकता है। जो व्यक्ति सर्वजात सर्व समाज का होता है, वही आगे बढ़ता है, वही आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से आपका कथन बहुत ही सत्य है कि आपको सेवा नीति अपनानी पड़ेगी और जब आप राजनीति करेंगे तो सेवा नीति बहुत मायने रखती है और आप उसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, आइए एक प्रश्न और लेते हैं कि विधानसभा हंडिया में युवाओं की क्या स्थिति है और आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे इस चैनल से। हाँ, इस प्रश्न पर मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने युवाओं को देखते हुए आपने मुझसे जो प्रश्न किया है। देख रहा हूँ युवाओं की स्थिति इस समय अ, एक प्रकार से कह लीजिए कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए कि मंजिल पे पहुँचने के लिए सीढ़ी के अंतिम पायदान की ज़रूरत होती है। जब आप सीढ़ी के प्रथम पायदान पे चढ़ते हैं, तो एक-एक स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ कर के मंजिल पे पहुँचते हैं। उस मंजिल पे पहुँचने के लिए आपको युवाओं की ज़रूरत पड़ती है और युवा आपको उस मंजिल पे पहुँचाने का अपना पूर्ण काम करता है, संपूर्ण मेहनत करता है। तो जहाँ तक देखते हैं कि जब मंजिल पे व्यक्ति पहुँच जाता है, तो उस प्रथम पायदान को भूल जाता है। मेरी सोच है कि अगर आपको मंजिल पे पहुँचना है और मंजिल पे पहुँचने के बाद उस प्रथम पायदान को आप नहीं देखते हैं, तो आप कहीं न कहीं उस प्रथम पायदान अथवा या युवाओं के साथ गलत होता है। आप एक युवा हैं, युवा के बारे में जानते हैं, तो युवाओं को साथ लेकर चलने का काम करेंगे। मेरी सोच है कि मैं वृद्ध राजनीति में भी पहुँच जाऊँगा, वृद्ध भी हो जाऊँगा, तो हमेशा ये देखूँगा कि मैं कहाँ से उठा हूँ और आज किस शिखर पे हूँ। मुझे किसने ऊपर लाने का काम किया है, मैं उस पायदान को ज़रूर देखूँगा। और वो पायदान मेरे लिए युवा है। युवाओं को आगे लाने में जो भी मुझसे बन पड़ेगा, मेरे साथ जो भी युवा साथी हैं, मैं उनको आगे बढ़ने का और बढ़ाने का काम करूँगा। तो साथियों, ये युवा संदेश था दीपक पराशर जी के तरफ से। काफी अच्छा संदेश रहा, आप सब अनुसरण करिए, फॉलो करिए। और साथियों, एक चीज और पूछना चाहूंगा। बहुत, चूंकि काफी देर से हम लोग वार्ता कर रहे हैं, तो आपके इष्ट देव, आप किस भगवान की आराधना करते हैं? क्योंकि ये प्रश्न युवाओं के साथ है। हाँ, अगर आपने अ, इष्ट देव की बात किया है, तो मैं एक छोटी-सी कहानी बताना चाहूँगा इष्ट देव के लिए। हमारा पुराना घर यहाँ पे नहीं था, हम तो यहाँ पे आए, हमारे पिताजी यहाँ पे, हमारा पुराना घर हमारा थोड़ी दूर पे हमारा है। तो हमारे पिताजी शीतला धाम कड़ेमानीपुर से एक पत्थर की मूर्ति लाए थे। उस पुराने घर में एक नीम का बहुत विशालकाय पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे वो छोटी-सी मूर्ति ईंट से जोड़ करके पिताजी रख करके हमारे पाँचों घर के लोग, अगल-बगल के लोग उसकी पूजा किया करते थे। तो एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया था जिसमें राजीव गांधी जी खत्म हुए थे। आपको याद होगा या पुराने लोगों से आप बात करेंगे तो जानकारी मिलेगी। वो तूफ़ान ऐसा था कि बड़े-बड़े विशालकाय वृक्ष हाँ, हमने हवा सुना में है उड़ गए काली थे। आंधी आई थी। जी, जी। तो उस नीम के पेड़ के नीचे हमारे परिवार के लोग खुले आसमान में सो रहे थे। लोग हमारी माताजी बताती, हमारे पिताजी चाचा जी भी बताया कि सब लोग सो रहे थे, वो पेड़ गिरा। हमारी एक दलान थी, दलान में भी लोग सो रहे थे। लेकिन उस पेड़ के गिरने के बाद कोई भी जन क्षति नहीं हुई। किसी को एक मतलब थोड़ा-सा पत्ती से सिटका भी नहीं लगा। मूर्ति थोड़ी-सी देवी जी की खंडित हो गई थी। सारा बोझ कह लीजिए कि वो चमत्कार था कि उस पेड़ के नीचे सब सो रहे थे, किसी को कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ से हमारे पिताजी वो मूर्ति ला कर के यहाँ पे स्थापित किए। रखे, तो कुछ दिन तक पूजा-पाठ चलता रहा।
2013 में हमने हमारे बड़े वाले भाई साहब हैं, वो हाई कोर्ट में आप एजीए हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी तो और पिताजी भी उस समय थे, तो पिताजी ने कहा कि हम पूजा इनकी करते हैं, तो मुझे भरोसा था। उन्होंने बताया कि ये ऐसे-ऐसे हुआ था। तो हमने एक संगमरमर की शीतला माता की मूर्ति लाए और स्थापित की अपने दरवाजे पे। तो मेरी इष्ट देवी, हमारे परिवार की इष्ट देवी माता शीतला जी हैं और हम लोग उनकी पूजा करते हैं, जो आज हमारे दरवाजे पे स्थापित है मंदिर में। उनकी ये कहानी है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है, वही मेरी इष्ट देवी हैं। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि हमने ये प्रश्न पूछा क्यों? तो मैं आपको सही बताऊं कि ऐसे प्रश्न आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं और आपको जुड़ना भी चाहिए, धार्मिक बनना भी चाहिए, क्योंकि आप भारत देश में रहते हैं और भारत देश में युवा विचार है। तो आप निश्चित रूप से दीपक पराशर जी को फॉलो करिए। और चलते चलते अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, 5 प्रश्न से ज्यादा प्रश्न मैं नहीं लेता हूं, तो अभी हमारा एक प्रश्न बाकी है कि विधानसभा हंडिया 258 के आम जनमानस को, समुदाय के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कैसे बचें या कैसे बचाएं? कि आपको बहुत सारे मुद्दे हैं, हमने अभी बहुत कुछ कवर करने का प्रयास किया है, तो एक बार कहीं ना कहीं विधानसभा हंडिया 258 के आम जनमानस के लिए आपका क्या संदेश है? आपका प्रश्न है कि किस ऐसे नेता को विधानसभा की बागडोर दी जाए, आप यही पूछना चाहते नहीं, हैं? मैं ऐसा नहीं, आपका क्या संदेश है जनमानस के लिए। आम जनमानस के लिए? आम जनमानस के लिए मेरा संदेश है कि आप ऐसे नेता को चुनिए जो हर व्यक्ति के सुख दुख में खड़ा रहे, हर व्यक्ति के बारे में सोच सके, जो आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़ा हो सके। एक कमरे में रह कर के नेतागिरी नहीं होती है। बहुत बढ़िया। जनता के बीच में जो पहुंच सके, जो आपके सुख दुख में खड़ा हो सके, ऐसे नेता को आप चुनिए। आप हमारी जनमानस बुद्धिमान है, समझदार है। मुझे ज़्यादा कुछ बताना मुनासिब नहीं समझता हूँ, लेकिन अपने मानक को देखते हुए काम करें। समय परिवर्तित है, परिवर्तनशील होता है, परिवर्तन परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कोई आज है, कोई कल होगा, कोई परसों होगा। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा। तो मेरे मेरी सोच है कि हमारी जनमानस हमारे लिए सर्वोपरि है। जो निर्णय लेती है, सोच समझ के लेती है और आने वाले समय में बहुत सोच समझ के लेगी। बढ़िया रहा और आपके साथ बात करके बहुत अच्छा भी लगा। बहुत सारे बात करने हैं, हम फिर जुड़ेंगे दीपक पराशर जी के साथ कभी। किंतु आज का विचार और आज का ये साक्षात्कार आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथियों। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है जब युवाओं की बात, आप सबकी बात आप सबके पास तक पहुंचाई जाती है। निश्चित रूप से पंडितपुर पेश पटेल को फॉलो करिए, रियल द क्लिक चैनल को फॉलो करिए और पराशर जी की बातों को भी फॉलो करिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस चैनल में आए। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे आप अपने पेज पटल के लायक समझे और मैं आशा करता हूँ कि आप इसी के माध्यम से और भी लोगों के बीच में पहुँच करके आम जनमानस को साक्षात्कार के रूप में लाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वीडियो शेयर जरूर करिएगा।